नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं वेल्डिंग की दुनिया के दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में, ऊष्मा यानी हीट और इलेक्ट्रिक आर्क। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं शासकीय आईटीआई सूरजपुर के प्रशिक्षण अधिकारी श्री मनीष कुमार नायक। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊष्मा और तापमान के बीच के फर्क को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेल्ड में जाने वाली हीट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक आर्क के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे और आखिर में एक मजबूत वेल्ड बनाने के लिए आर्क की बारीकियों में महारत हासिल करने के तरीके जानेंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर आते हैं, ऊष्मा बनाम तापमान। हो सकता है ये आपको स्कूल की फिजिक्स क्लास की याद दिलाए, लेकिन यकीन मानिए एक परफेक्ट वेल्ड के लिए ये बुनियाद का काम करते हैं। अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? लेकिन वेल्डिंग की दुनिया में इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं। देखिए, ऊष्मा जो है वो असल में एनर्जी है जिसे हम जूल्स में नापते हैं। वहीं तापमान सिर्फ एक रीडिंग है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है, जिसे हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है, विशिष्ट ऊष्मा। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो एनर्जी है जो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एल्यूमिनियम। उसे गर्म करने के लिए स्टील के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब एल्यूमिनियम को वेल्डिंग टेम्परेचर तक लाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। एक और चीज जो बहुत मायने रखती है वो है ऊष्मीय चालकता, यानी कोई मेटल गर्मी को कितनी तेजी से फैलाता है। जैसे तांबा यानी कॉपर को ही ले लीजिए, उसकी चालकता बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जैसे ही आप एक जगह वेल्डिंग शुरू करते हैं, गर्मी वहां रुकती नहीं, वो तेजी से पूरे मेटल में फैल जाती है, जैसे भाग रही हो। इससे वेल्डिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थियोरी तो समझ ली, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। अब हम देखेंगे कि वेल्डिंग करते समय इस हीट को कंट्रोल कैसे करना है। ये सब कुछ हीट इनपुट के बारे में है, यानी हम वेल्ड में असल में कितनी एनर्जी डाल रहे हैं। अब ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है और वेल्डिंग की क्वालिटी कंट्रोल करने की, समझिए, एक मास्टर की है। हीट इनपुट निकालने के लिए हम वोल्टेज को करंट से गुणा करते हैं, फिर उससे 60 से गुणा करते हैं और आखिर में जो आता है उसे ट्रैवल स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। यही वो समीकरण है जो एक अच्छे वेल्ड की नींव रखता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले के हर हिस्से का मतलब क्या है? H तो हो गया हमारा हीट इनपुट, V है वोल्टेज, A है करंट जिसे एम्पीरेज भी कहते हैं, और S है ट्रैवल स्पीड, यानी हमारा वेल्डिंग टॉर्च कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर इनमें से किसी भी चीज में गड़बड़ हुई तो क्या होगा? मान लीजिए आपकी ट्रैवल स्पीड बहुत धीमी है, तो सारी गर्मी एक ही जगह पर जमा हो जाएगी और नतीजा, मेटल जल जाएगा या उसमें छेद हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीड सही है तो हीट इनपुट भी सही होगा और वेल्ड मजबूत बनेगा। ये सब कुछ बैलेंस का खेल है। अच्छा, तो ये सारी गर्मी आ कहाँ से रही है? इसका सोर्स क्या है? जवाब है इलेक्ट्रिक आर्क। यही वो चीज़ है जो वेल्डिंग के लिए सारी एनर्जी पैदा करती है। आर्क बनाना कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड वर्कपीस को छूता है, फिर उसे हल्का सा पीछे खींचते हैं जिससे एक छोटा सा गैप बन जाता है। अब इस गैप में जो गैस होती है वो जबरदस्त गर्मी से आयोनित हो जाती है, मतलब बिजली की सुचालक बन जाती है। और बस यही आयोनित गैस, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक स्टेबल आर्क को बनाए रखती है। और ये आर्क कितनी गर्मी पैदा करता है? अंदाजा लगाइए, ये 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है और यही वो गर्मी है जो मेटल को पिघलाकर एक मजबूत जोड़ बनाती है। डीसी वेल्डिंग में एक और मजेदार चीज होती है, पोलैरिटी। अगर हम डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यानी DCSP यूज करते हैं तो समझिए कि 70% गर्मी सीधे हमारे काम वाले पीस यानी वर्क पीस पर जाती है। ये गहरी पेनेट्रेशन के लिए, यानी वेल्ड को मेटल में गहराई तक पहुंचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर हम इसे उल्टा कर दें, मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी DCRP, तो ज़्यादातर गर्मी यानी 70% इलेक्ट्रोड पर रहती है और सिर्फ 30% वर्कपीस पर। ये पतली शीट्स के लिए एक वरदान जैसा है, क्योंकि इसमें वर्कपीस के जलने का खतरा कम हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आर्क की विशेषताओं में महारत हासिल करना। देखिए, अब तक हमने साइंस समझ लिया, अब बात करते हैं आर्ट की, यानी हुनर की। एक बेहतरीन वेल्ड बनाना इसी पर निर्भर करता है।
आर्क की लंबाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक छोटा आर्क आपको गहरी पेनिट्रेशन देता है और इससे मेटल की छींटे यानी स्पैटर भी कम उड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लंबा आर्क एक कमजोर और उथला वेल्ड बनाता है। छींटे भी बहुत उड़ते हैं और तो और वो वेल्ड को ठीक से शील्ड भी नहीं कर पाता। तो नियम सीधा है, छोटा आर्क हमेशा बेहतर होता है। वेल्डिंग करते हुए एक बड़ी आम दिक्कत आती है जिसे कहते हैं आर्क ब्लो। ये कुछ ऐसा है जैसे हवा का कोई झोंका आपकी आर्क की लौ को उसके रास्ते से भटका दे। असल में ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है और ये ज्यादातर डीसी वेल्डिंग में देखने को मिलता है। तो एक अच्छा सीधा स्टेबल आर्क कैसे बनाए रखें? बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, सही फ्लक्स कोटिंग वाला इलेक्ट्रोड चुनें। दूसरा, वेल्डिंग के दौरान अपने हाथ की स्पीड को एक जैसा बनाए रखें। और तीसरा, मशीन पर करंट की सेटिंग बिल्कुल सही हो। ये टेबल समझिए आज के पूरे सेशन का निचोड़ है। एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है कि कैसे ज्यादा हीट इनपुट या एक लंबा आर्क जैसी चीजें सीधे आपके वेल्ड की क्वालिटी पर असर डालती हैं। ये उन सभी कारण और प्रभाव का एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस है जिनकी हमने बात की है। तो चलिए आज की सारी बातचीत के बाद एक छोटा सा सवाल आपके लिए। सोचिए जरा, जो कुछ भी हमने अभी सीखा है उसके हिसाब से अगर किसी को वेल्ड में और गहरी पेनिट्रेशन चाहिए तो उसे सबसे पहले कौन सी सेटिंग बदलनी चाहिए? अगर आप इस टॉपिक को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ और असेसमेंट को जरूर चेक करें और भविष्य में ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।